चंदरपुर गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसके 2 बेटे और बहुएं भी रहते थे। रामलाल की उम्र हो चुकी थी कि अब वो घर में आराम करे और उसके दोनों बेटे बहू उसकी सेवा करें, पर उसके दोनों बेटे उसके किसी भी काम में सहायता नहीं करते थे। खेत का सारा काम भी रामलाल को खुद ही करना पड़ता था। असल में उसके दोनों बेटे लालची थे और उनकी पत्नियां अक्सर उन्हें भड़काने की कोशिश करती रहती थी। अरे और कितना समय लगेगा आपको पिताजी से बात करने के लिए कि वो सारी संपत्ति आप दोनों भाइयों में बांट दें। ऐसा ही चलता रहा तो हम कहीं रास्ते पर ना आ जाएं। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं पहले भाई से बात करता हूँ, फिर पिताजी से कहूँगा। ठीक है ना? जो करना है जल्दी करिए और थोड़ा दबाव डालिए, नहीं तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। अगली सुबह दोनों भाइयों ने आपस में तय किया कि वो आज अपने पिता से सारी संपत्ति को अपने नाम करवाने की बात करेंगे। फिर दोनों बेटे अपने पिता के कमरे में गए और उनसे बात करने लगे। पिताजी, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप अपनी संपत्ति, जमीन, पैसे, घर हम दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए। हाँ पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं, अब आपकी उम्र हो चुकी है। अच्छा, संपत्ति के लिए तुम लोगों को मेरी उम्र दिख रही है, और जब मैं खेतों में अकेले काम करता हूँ तब तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। चलो कोई नहीं, मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम दोनों का ही तो है, पर वो सब क्या क्या है और हमें मिलेगा कब? बेटा, मेरे ना रहने पर तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। आप कब ऊपर जाएंगे इसकी खबर हमें कहाँ है पिताजी? अगर संपत्ति के बारे में जानना है तो मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। ये सब हमसे नहीं होगा पिताजी, आप केवल अपना काम करिए और हमें संपत्ति के बारे में जल्द ही बताइए। ठीक है, अब मैं वही करूंगा। बहन, तुमने पिताजी को देखा क्या? मैं अभी उनके कमरे से आ रही हूँ पर वो वहाँ है नहीं। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। हो सकता है वो खेत पे चले गए होंगे। नहीं नहीं, खेत का सारा सामान तो उनके कमरे में ही रखा है, फिर पिताजी कहाँ चले गए होंगे? दोनों बहुएं परेशान होकर अपने पतियों को सारी बातें बताती हैं कि सुबह से उनके पिताजी गायब हैं। ये सुनकर दोनों बेटे भी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और कुछ देर घर में इंतजार करने के बाद रामलाल के घर ना आने पर दोनों बेटे अपने पिता को ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे घर पहुंचते हैं। क्या हुआ छोटे, कुछ पता चला? नहीं भैया, आज पिताजी को किसी ने कहीं नहीं देखा। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने लगती हैं। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं पर रामलाल अपने घर वापस नहीं आता। इतने दिन इंतजार करने के बाद दोनों बहुएं और बेटे आपस में तय कर लेते हैं कि उनके पिता का श्राद्ध कर लिया जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम और कितने दिन इंतजार कर पाएंगे? मैंने देखा है पिताजी अपने बक्से में कुछ पैसे रखते थे, हम उन्हीं पैसों से उनका श्राद्ध का काम कर लेंगे। ऐसा कहकर बहू रामलाल के कमरे में जाकर उसके बक्से के सारे पैसे निकाल कर ले आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, ये देख रहे हो आप लोग, पिताजी ने सिर्फ 500 रुपए ही रखे हैं। इतने पैसों में क्या होगा? उसी समय गांव के एक लड़के सोहन की उन्हें बुलाने की आवाज आती है। भैया, अरे ओ भैया, क्या हुआ भाई, क्यों बुला रहे थे? भैया, चाचा ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे तो बस वही देने आया था। भैया, मुझे लगता है कि पिताजी ने ऐसे ही बहुत लोगों को उधार दिया होगा, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। हाँ छोटे, तूने सही कहा। एक दिन सुबह के समय गांव के मुखिया रामलाल के घर आते हैं और रामलाल के बेटों को बुलाकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने पिछले महीने मुझसे 30,000 रुपए उधार लिए थे, अब ब्याज के साथ 35,000 रुपए तुम लोगों को मुझे देना होगा। मुखिया जी, वो कर्ज पिताजी ने आपसे लिए हैं, हमसे नहीं, तो फिर हम उस कर्ज को क्यों चुकाएं? क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी थे,
इसीलिए वो पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम लोगों के इस घर को अपने नाम करवा लूंगा। समझ गए? मैं तुम लोगों को कुछ महीने की मोहलत देता हूँ, फिर पैसे लेकर मेरे घर आ जाना। अच्छा ठीक है, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है और इधर दोनों भाई आपस में परेशान होकर बातें करने लगते हैं। छोटे, हमें पिताजी के खेत को बेचना ही होगा, उसके बाद ही हम मुखिया के पैसे लौटा पाएंगे। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, अब हमें यही करना होगा। ऐसा सोचकर दोनों ने अपनी पत्नियों को ये बात बताई और फिर अपने खेत को उन्होंने मुखिया को ही बेचने का निर्णय लिया। इसलिए दोनों भाई मुखिया के घर जाते हैं। दोनों भाइयों ने मुखिया को खेत बेचने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर मुखिया खूब हंसने लगा। अरे मूर्खों, वो खेत मेरा ही है। तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारे पिता ने वो खेत गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे। तुम उस खेत को नहीं बेच सकते, तुम लोगों को उस पर फसल उगानी पड़ेगी और उस फसल को बेचकर अपना सारा कर्जा माफ करवाना होगा। समझ गए? ये क्या, पिताजी ने तो हमारे लिए सिर्फ कर्जा ही छोड़ा है, जिसे चुकाते चुकाते हम भी एक दिन उनके पास पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, अब क्या करें? तुम लोगों को कहा ना मैंने, जाओ जाकर खेत में फसल उगाने की तैयारी करो, तभी कुछ हो सकता है। चलिए भैया, घर बचाना है तो हमें जल्दी जल्दी फसल की तैयारी ही करनी होगी। हाँ भाई, अब तो बस यही एक उपाय है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उनके खेत में अच्छी फसल हो गई। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। देखो देखो, कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फसल बेच के हम मुखिया का सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ भैया, इसके बाद इतना बड़ा खेत हमारा हो जाएगा। पिताजी ने हमारे लिए इतनी बड़ी संपत्ति रखी है, ये हमें आज पता चला। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह दोनों भाई मुखिया के घर जाते हैं और उनके घर के बाहर उन्हें बुलाते हैं। ये लीजिए पैसे मुखिया जी, और बाकी के पैसे भी हम धीरे धीरे करके आपको दे देंगे। बहुत बढ़िया, ये हुई ना अच्छी बात। कितने पैसे दिए तुमने? अभी हमने 30,000 दिए हैं, बाकी के पैसे भी जल्द ही दे देंगे। अच्छा ठीक है, मैं जमीन के कागज तुम लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम पर भरोसा हो गया है। रामलाल को अपने सामने देखकर दोनों बेटों के होश उड़ जाते हैं। रामलाल, मुझे लगता है अब तुम्हारे बेटे सुधर गए हैं, अब इन्हें सारी बात बता देनी चाहिए। पिताजी, आप यहाँ? और कौन सी बात बताने को कह रहे हैं मुखिया जी? हाँ बेटा, मैं यहाँ मुखिया के घर में ही था और ये सब इनकी ही चतुराई थी। तुम लोग चिंता मत करो, वो खेत वो घर सब तुम लोगों का ही है। तुम्हारे पिता ने सारा कर्जा पहले ही चुका दिया है। ये सब तुम लोगों को सबक देने के लिए हमने किया था। इसका मतलब फसल बेचकर जो पैसे मिले वो सब हमारे हैं? हाँ बेटा, ये सब तुम लोगों के ही हैं। ये सुनकर दोनों बेटे अपने पिताजी से माफी मांगते हैं और फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं।